नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों का रुख करेंगे। पहली खबर, लखनऊ से पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर के बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो कार्य समिति की बैठक से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों की ये बैठक चल रही है। तो जीत की रणनीति को लेकर के स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल मीटिंग ले रहे हैं। कल होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक और कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो कल शाम 6:20 पर राजनाथ सिंह कार्य समिति की बैठक करेंगे। लेकिन इससे पहले आज ये बैठक बुलाई गई है बीजेपी की तरफ से। जब इस बैठक में दरअसल तमाम बड़े कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ जो पदाधिकारी बताए जा रहे हैं बीजेपी में, उनकी हाई लेवल मीटिंग चल रही है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि सुनील बंसल भी इस मीटिंग में मौजूद है और स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग बुलाई गई है। पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चा की जा रही है। साथ ही बीजेपी की तरफ से कोशिशें लगातार तेज की जा रही है कि पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, किस तरीके से काम करना है और कैसे कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति बतानी है। तो रणनीति को लेकर के ही विचार विमर्श किया जा रहा है। पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर के बीजेपी की ये बैठक मानी जा रही है। तो कार्य समिति की बैठक अभी जारी है और इस बैठक में जो कार्य समिति की बैठक होनी है उससे पहले ये एक और बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल बताए जा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में ही पदाधिकारियों की ये मीटिंग चल रही है और इस बैठक में स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है। उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। साथ ही सुनील बंसल भी इस मीटिंग में मौजूद बताए जा रहे हैं। तो कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और इससे पहले आज इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और पंचायत चुनाव के लिए रणनीति को तैयार किया जा रहा है कि आखिर क्या रणनीति तैयार की जाए, किस तरीके से आगे बढ़ना है। इस पर विचार विमर्श बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है किसी भी, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। तो किसी भी चुनाव में अपनी किसी भी तरीके की कमी नहीं चाहती है बीजेपी और इसी वजह से कार्य समिति की बैठक से पहले ये बड़ी बैठक कार्यकर्ताओं की बुलाई गई है। कार्यकर्ता इसमें इस बैठक में तय कर रहे हैं कि आखिर आगे का क्या कुछ एजेंडा रहेगा। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, जानकारी चाहेंगे आपसे कि कार्य समिति के पहले ये जो बड़ी बैठक बीजेपी की तरफ से बुलाई गई है, कई ऐसे पदाधिकारी बताए जा रहे हैं जो कि इस बैठक में शामिल है। स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। तो आखिर क्या मुद्दा तय किया जा रहा है कि किस तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी कि चुनाव में कैसे उतरना है या क्या कुछ करना है, क्या ये प्लानिंग तैयार की जा रही है इस बैठक में? 2022 को लेकर कमर कस चुकी है। उसके पहले उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। तो कहीं न कहीं इन सारी चीजों को लेकर बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की, तो ये पहला मौका होगा जब स्वतंत्र देव सिंह इस की बैठक में भाग लेंगे। तो स्वतंत्र देव और जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से बीजेपी की कार्य समिति की बैठक नहीं हो पाई है, क्योंकि जहां पहले लगातार व्यस्तता के चलते वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे, उसके बाद कोरोना काल आया तो कहीं न कहीं ये बैठक नहीं हो सकी है। कल ये बैठक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी, जिसमें गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह के अलावा बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन और बीजेपी के जो बाकी प्रदेश पदाधिकारी हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं ये महत्वपूर्ण बैठक जो बीजेपी करने वाली है, उस महत्वपूर्ण बैठक से पहले आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी महामंत्री संगठन सुनील बंसल, उसके अलावा बीजेपी महामंत्री पंकज और साथ ही साथ में बाकी जो पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के, वो इस बैठक का हिस्सा है। तो कहीं न कहीं कल जो कार्य समिति होने वाली है उसमें किन किन प्रस्तावों को रखा जाएगा, क्या रणनीति होगी, किन चीजों को लेकर उसमें चर्चा कराई जाएगी, इन बहुत सारे विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी। और निश्चित है जो प्रस्ताव आज की बैठक में तैयार हुए कहीं न कहीं कल वो बीजेपी की कार्य समिति में रखे जाएंगे। तो महत्वपूर्ण बैठक जो बीजेपी की कार्य समिति से पहले आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर हो रही है। जी, लेकिन कार्य समिति की बैठक जो कल होनी है और आज जो ये इससे पहले बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्या कार्य समिति को लेकर भी चर्चा की जा सकती है कि कैसे उसकी तैयारियां होंगी, क्योंकि राजनाथ सिंह इस बैठक का उद्घाटन करेंगे?
हाँ बिल्कुल, रक्षा मंत्री साथ ही साथ में लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह आज शाम 6:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे और जिसके बाद वो अपने आवास जाएंगे और कल बीजेपी की कार्य समिति में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके आगमन से पहले वो सारी तैयारियां देखी जाएंगी, वो रणनीति तय होगी, वो प्रस्ताव तैयार होंगे जिन पर कल बीजेपी की कार्य समिति में चर्चा होनी है। खासतौर पर ये इसमें बीजेपी जहां स्तरीय पंचायत चुनावों को ध्यान में रखेगी, उसके अलावा 2022 से पहले जो एक वर्ष के कार्यक्रम होंगे भारतीय जनता पार्टी के, कि एक वर्ष से किन कार्यक्रमों में बीजेपी को भाग लेना है, कैसे लोगों तक उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की योजनाओं को पहुंचाना है, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे। खासतौर पर किसानों से जुड़े हुए मुद्दे पर किस तरीके से पार्टी पदाधिकारियों को ब्रीफ करना है और कैसे इस रणनीति के तहत मैदान में जाना है, ये बहुत सारे विषय होंगे जो कि कल कार्यसमिति की बैठक में रखे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन प्रस्तावों पर चर्चा आज जेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हो रही है, जो कि इस समय प्रदेश मुख्यालय पर चल रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर, बाराबंकी से जमीनी विवाद में 2 गुटों में मारपीट हुई है। जमकर मारपीट करने का ये मामला सामने आया है। दोनों पक्षों में जमकर लात और घूसों की बरसात की गई है। तो मारपीट में एक बुजुर्ग महिला घायल बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। तो बड्डूपुर थाना क्षेत्र के चपरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट दोनों गुटों में शुरू हो गई और जमकर एक दूसरे पर लात घूसों की बरसात कर दी गई। बाराबंकी का ये वो वीडियो जो कि कैमरे में कैद हुआ है, ये वही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और बाराबंकी में जमीनी विवाद बताया जा रहा था, जिस विवाद के चलते 2 गुट आपस में भिड़े हैं, जिसमें एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। तो काफी चोटें आई है बुजुर्ग महिला को और इस मारपीट में एक बुजुर्ग महिला घायल हुई है। नोएडा से खबर, सेक्टर 58 पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। तो धोखाधड़ी करने वाले रैकेट के 2 सदस्य अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आकाश और पंकज नाम बताया जा रहा था दोनों शातिर अपराधियों का, और ऐसे में इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आकाश और पंकज प्रकाश नाम के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस की तरफ से। ड्राई फूड कंपनी का रैकेट चला करके ठगी करते थे। तो मौके से चावल के पैकेट, दाल, कसूरी मेथी और मसाले बरामद किए गए हैं। 1 लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन भी इनके पास से बरामद किया गया है। अब तक मास्टरमाइंड समेत 8 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। तो पहले भी सेक्टर 62 से ऐसी खबर सामने आई थी और इसी तरीके का मामला सेक्टर 62 से भी सामने आया था, जिसके बाद से रैकेट का भांडाफोड़ हुआ था और लंबे समय से इस रैकेट को अंजाम दे रहे थे ये शातिर लोग। थाना नालिश पार्क के अंतर्गत 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं चेकिंग के दौरान, जिनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, 14 चोरी व लूट के मोबाइल, तमंचा, कारतूस, चाकू बरामद किया गया है। इनके ऊपर पहले से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके हैं, अन्य थानों से भी इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड पता किए जा रहे हैं। सभी मोबाइल्स को उनके ओनर का पता किया जा रहा है कि कहां से चोरी व लूट किए गए हैं, सभी को कनेक्ट किया जा रहा है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। थाना नालिश पार्क के अंतर्गत 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं चेकिंग के दौरान, जिनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, तो चंदौली में फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी डिग्री लेकर के आदित्य मैटरनिटी नर्सिंग होम में कर रहा था प्रैक्टिस। तो नर्सिंग होम प्रबंधक को फर्जी डिग्री दिखा करके एग्रीमेंट दिया गया था। 2,40,000 रुपए में फर्जी डॉक्टर ने एग्रीमेंट तैयार किया था। 60,000 रुपए प्रति माह की सैलरी पर ओपीडी में काम कर रहा था। तो शक होने पर अस्पताल प्रबंधक ने फर्जी डॉक्टर पर मुकदमा कराया और मुकदमा दर्ज कराने के बाद से गोरखपुर के देवरिया का रहने वाला ये बताया जा रहा था फर्जी डॉक्टर, जिस पर यह आरोप लगाया गया है कि इसके पास पहले से फर्जी दस्तावेज मौजूद थे और इसने फर्जी डिग्री कहीं से ली थी। तो शैलेंद्र चंद्र वर्मा गोरखपुर में भी फर्जीवाड़ा कर चुका है और ऐसे में अब ये आरोप डॉक्टर के ऊपर जब लगे तो पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और उसके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की गई। साथ ही हिरासत में इस डॉक्टर को ले लिया गया है। 2,40,000 रुपए में फर्जी डॉक्टर ने अपने एग्रीमेंट को तैयार करवाया था। 60,000 रुपए प्रति माह की सैलरी पर ओपीडी में काम करता था ये डॉक्टर। आदित्य मैटरनिटी नर्सिंग होम के प्रबंधक पंकज पांडे ने एक मुकदमा चंदौली थाने में दर्ज कराया कि उनके यहाँ
शैलेंद्र चंद्र वर्मा नाम की एक डॉक्टर आए और उन्होंने अपने को डॉक्टर बताया और MBBS MD की डिग्री धारक बताया और इस आधार पर उन्होंने उनसे एग्रीमेंट कर लिया और इस एग्रीमेंट के आधार पर नर्सिंग होम में OPD का कार्य देखने लगे। बाद में संदेह से पता चला कि ये डॉक्टर नहीं है बल्कि इनकी फर्जी डिग्री है और जांच की तो वह डिग्री फर्जी निकली। इस आधार पर उन्होंने चंदौली में मुकदमा पंजीकृत कराया 419, 420, 467, 468 का। और मिर्जापुर दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, CM योगी और सांसद अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। सबसे पहले ADG, IG, विद्यांचल मंडल और जिला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो जैसे ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मिर्जापुर पहुंचे, यहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ CM योगी और सांसद अनुप्रिया पटेल भी उनके साथ नजर आई। तो ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब मिर्जापुर दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ CM योगी और सांसद अनुप्रिया पटेल भी नजर आई। तो ऐसे में उनका भव्य तौर पर स्वागत किया और ADG, IG, विद्यांचल मंडल और जिला अधिकारी भी उस दौरान मौजूद रहे थे। तो उनका स्वागत करने के लिए तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद बताए गए और उनके साथ साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ CM योगी आदित्यनाथ और साथ ही सांसद अनुप्रिया पटेल भी नजर आई। दरअसल रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी के बताए जा रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पे वो दौरा कर रहे हैं। खबर प्रयागराज से। संगम नगरी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। तो सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है, राकेश टिकैत कैसा कहना है। और राकेश टिकैत ने खुले तौर पर ही कहा है कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं सुनती तो जारी रहेगा आंदोलन। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने। नगरी में पहुंचे हैं। संगम नगरी में उनका भव्य स्वागत किया गया है। क्या कहेंगे संगम नगरी में आप? संगम नगरी तो ठीक है, अब की बार जनवरी में यहाँ पर नहीं आए थे जी, तो अब आ गए यहाँ पे और यहाँ के बाद में मध्य प्रदेश चले जाएंगे। अच्छा, आप गए थे पश्चिम बंगाल, वहाँ पे एक मुट्ठी चावल और गेहूं मांगा जा रहा है, क्या कहेंगे उसको? हमने कहा कि इसका भाव मांगो, आप जो एक मुट्ठी चावल ये मांग रहे हैं तो इसका भाव मांगो, MSP मांगो, MSP पे कानून बनवाओ, ये हम कह के आए वहाँ पे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से आप विरोध कर रहे हैं? जगह जगह पे आप बोल रहे हैं इनको वोट ना दिया जाए, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, हमने वोट के लिए कहाँ कहा, हमने ये कहा है कि इनसे कानून बनवाओ, अगर ये कानून नहीं बनाते तो इनको भाई वोट मत दो, ये कहा। अच्छा, यहाँ पर भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2022 में, किस तरह से आपकी भागीदारी रहेगी? 22 में जब होगा, जब देखेंगे, 1 साल पहले क्या हम क्या ज्योतिषी हैं कुछ। अच्छा, इधर जो है आपका जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या वो अभी भी जारी रहेगा? कहाँ? हाँ, वो तो चलता रहेगा। क्या कहेंगे उसके बारे में? किस तरह? वो तो चलता रहेगा, अभी लंबा चलेगा वो, सरकार जब तक बातचीत नहीं करेगी लंबा चलेगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत ने कहा है कि वो उनका आंदोलन हमेशा जारी रहेगा, लेकिन वो सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो नीतियों का विरोध कर रहे हैं। किसान विरोधी जो नीतियां हैं उन नीतियों को सही किया जाए, नहीं तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आलोक मालवीय, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। और वहीं सिद्धार्थनगर में 3 दिवसीय चल रहे कपिल वस्तु महोत्सव में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद उनका इस जनपद में पहला कार्यक्रम है और वो यहां आकर बहुत खुश हैं। उन्होंने इसके लिए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल का आभार भी जताया। वहीं उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी, क्योंकि पिछले 10 साल से ममता की सरकार से जनता परेशान हो चुकी है और वो बदलाव चाहती है। पश्चिम बंगाल में हम लोग जरूर जीतेंगे, हमारी सरकार जरूर बननी चाहिए। इट्स हाई टाइम कि हमारी सरकार वहाँ आए, क्योंकि ममता जी काफी साल तक रह चुकी हैं, 10 साल उनका काम हो चुका है। अभी डेफिनेटली पब्लिक भी वहाँ बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव के तौर पर हमारी सरकार आएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे बंगाल के लोगों को। बंगाल के लोग बड़े अच्छे हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी सरकार। जालौन में बीजेपी विधायक गौरीशंकर वर्मा की दबंगई देखने को मिली है। जन चौपाल में खुलेआम किसानों को विधायक ने गाली देना शुरू कर दिया। किसानों की समस्याओं को सुनने गए थे सदर विधायक गौरीशंकर, तो बीजेपी विधायक का गाली देते वीडियो अब वायरल हो रहा है। उरई विधानसभा क्षेत्र के गढ़र गांव में चौपाल लगाई गई थी, जहां पर बीजेपी विधायक का गाली देने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वो किसानों से संवाद करने के लिए गए थे।
बदतमीजी करी गई वो ठीक नहीं किया। हम तो आज चले आए कुर्सी पे जो तरीका था ये ढंग से बदतमीजी करी गई वो ठीक नहीं किया। हम तो आज चले आए कुर्सी पे जो तरीका था और वहीं हरदोई में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन निकाला है। अखिलेश यादव पर मुकदमा दर्ज होने से आक्रोशित नजर आ रहे हैं सपाई और इसी वजह से मौन प्रदर्शन निकाला गया है। तो हरदोई में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला और आक्रोशित ये सभी कार्यकर्ता बताए जा रहे थे। जिला अध्यक्ष जीतू वर्मा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, फर्जी मुकदमा दर्ज करने के आरोप लगाए गए हैं। तो दो लोगों पर साजिश के तहत हमला करने का आरोप लगा था। मुकदमे को वापस लेने की मांग की जा रही है। दरअसल एक निजी कार्यक्रम में एक पत्रकार पर हमला हुआ था, जिस वजह से बीजेपी की तरफ से एक एफआईआर करवा दिया गया, जिसके बाद से अब हरदोई में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का ये मौन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने जानबूझ करके ऐसा मुकदमा किया है उनके ऊपर। तो फर्जी मुकदमा बताया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव जी पर योगी सरकार के इशारे पर मुरादाबाद में फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता आज यहाँ गांधी प्रतिमा के पास बैठे। हम लोग गांधी विचारधारा और लोहिया विचारधारा के लोग हैं, लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, लेकिन Z+ सिक्योरिटी के नेता की सुरक्षा में जिस तरह से जबरन दो लोगों को घुसाया गया वो बिल्कुल निंदनीय है। माननीय अखिलेश यादव जी पर हमला करने की साजिश थी, बड़ा षड्यंत्र था। वरना Z+ प्राप्त सुरक्षा पूर्व मुख्यमंत्री जी को दो जबरन लोग कैसे घुस रहे? अगर सुरक्षा रोक रही तो क्यों रुक रहे? लेकिन नहीं, बीजेपी के इशारे पर षड्यंत्र था। जैसे ममता जी को घायल किया गया, उसी तरह वो चाहते हैं हमारे नेता को घायल करके घर पे बैठाने की साजिश है और उन पर हमला करने की साजिश थी, जिस पर सिक्योरिटी ने कदम उठाया था। और जो भी लोग थे, कथित पत्रकार थे अथवा बीजेपी RSS के लोग थे। और वहीं रायबरेली में ट्रस्ट के बहाने जमीन लूटने में जुटी हुई है कांग्रेस, जिसका अब प्लान फेल हो चुका है। योगी सरकार में नहीं चला ट्रस्ट के बहाने जमीन लेने का प्लान, तो कांग्रेस का एक और प्लान फेल हो गया है। दरअसल ट्रस्ट के बहाने जमीन लेना चाह रहे थे, तो योगी सरकार में नहीं चल पाया ट्रस्ट का बहाना, जिस वजह से कांग्रेस को ये जमीन नहीं मिल पाई है। तो लूटने का खेल, कमला नेहरू ट्रस्ट के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। हेरा फेरी करने के मामले में कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी एफआईआर की जा चुकी है। कमला नेहरू ट्रस्ट में शामिल है कांग्रेस के कई बड़े नेता। तो सम्राट साइकिल की तर्ज पर जमीन लूटने की कोशिश में थी कांग्रेस। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में जमीन लूट की कोशिश की गई, तो जमीन लूटने का मामला सामने आया और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कई दिग्गज नेताओं के नाम इसमें सामने आ चुके हैं कि कई ऐसे बड़े नेता जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं और सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र माना जाता है जहां पर जमीन लूटने की कोशिश की गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार के राज्य में इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता और ट्रस्ट के नाम पर जिस तरीके से जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही थी, लूटने की कोशिश की जा रही थी, वो अंजाम तक नहीं पहुंच सका। तो ट्रस्ट के बहाने जमीन लूटने में जुटी हुई थी कांग्रेस, जिसका प्लान फेल हो गया। योगी सरकार में नहीं चला ट्रस्ट के बहाने जमीन लूटने का खेल। और वहीं असम में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। असम के तिनसुकिया में बोले हैं गृह मंत्री अमित शाह, घुसपैठियों में कांग्रेस को वोट बैंक नजर आता है। तो अमित शाह का सीधा निशाना कांग्रेस पर, उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस को हमेशा से घुसपैठियों के वोट बैंक पर ही नजर बनी रहती है, तो जीतने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। हमने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की है, अमित शाह का ये कहना था। और वहीं कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कह दिया कि कांग्रेस घुसपैठियों के वोट बैंक पर नजर रखी हुई रहती है। मुझे बताइए भाई, इतने साल से कांग्रेस की सरकार थी, कभी ये कर पाए थे क्या? ये करना चाहते थे क्या? वो कभी नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो घुसपैठियों में अपना मत नजर आता है, वोट नजर आता है।
भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। हम चुनाव जीतने के लिए बदरुद्दीन अजमल को लेकर समाधान नहीं कर सकते हैं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की पार्टी? केरल में उन्होंने समाधान कर दिया मुस्लिम लीग के साथ, जिस मुस्लिम लीग ने देश को तोड़ने का काम किया, इसके साथ समाधान किया। यहां बदरुद्दीन अजमल के साथ समाधान किया। बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ के नेता के साथ समाधान किया। एक कांग्रेस पार्टी मित्रों, वो जीतने के लिए किसी भी खबर बस्ती से है। पीएफआई सदस्य मोहम्मद राशिद अहमद को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से पीएफआई सदस्य की गिरफ्तारी के लिए जद्दोजहद में जुटी हुई थी टीम। जब अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया एसटीएफ की टीम ने, तो मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने रेलवे स्टेशन से इस आरोपी को धर दबोचा है। राशिद अहमद पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ कस्बे का रहने वाला राशिद अहमद बताया जाता है। तो राशिद के पास से आतंकी ट्रेनिंग के संदिग्ध सीडी और डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं एसटीएफ की टीम ने। तो एसटीएफ ने राशिद को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आज बीती रात में एसटीएफ की जो टीम है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। और जब उसको गिरफ्तार किया गया, उससे जामा तलाशी लिया गया, तो उसके पास से कुछ संदिग्ध मटेरियल मिला, जिसमें देश विरोधी कुछ दस्तावेज थे। और बाकी उनके पास से 2-3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि फर्जी थे, और एक मोबाइल के पास से बरामद हुआ है, और एक सीडी भी उनके पास से मिली है जो कि संदिग्ध है। इसी के आधार पर इनको गिरफ्तार करके और थाना कोतवाली बस्ती में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 121A, 420, 467, 68, 71 और 120B आईपीसी के तहत इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इनको गिरफ्तार किया गया है। और इनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल इनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है। बुलंदशहर में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। दो गुटों के बीच जमकर के लाठी डंडे बरसाए गए हैं। तो मारपीट में दोनों पक्षों में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। नरसेना थाना क्षेत्र के बुडवाला बुगरासी की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें मारपीट में दोनों ही पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बुलंदशहर की खबर आपको बता रहे हैं। दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठी और डंडे बरसाना शुरू कर दिया। तो मारपीट में दोनों पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नरसेना थाना क्षेत्र के बुडवाला बुगरासी की ये घटना है। हम ऊपर बैठे लौंडा को पीटने लगे, अंदर से नीचे उतरा तो फिर हम बजा दिया। कहाँ के थे? घर में मारे हमें, चल के देख लो, खून हम खान वहाँ पर आ गया हमारा। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी कुछ ना करे, डॉक्टर हो आई है, अभी कल को फिर डॉक्टर होगी जब जाकर एक्शन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।